हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम आज जानेंगे कि इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इक्वेशंस के टाइप कितने होते हैं, उनके फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला जो है अपने गाँव के मेले में जाती है। सी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। वो जाइंट व्हील पर राइड करना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है। तो हुपला आपको पता होगा, देखिए इस गेम को हुपला कहते हैं, जहाँ बहुत से ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं और हमें उस पर रिंग डालना होता है, ठीक। और जिसमें हमारा रिंग जाता है वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हुपला। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। कह रहा है कि वो जितना जाइंट व्हील पर राइड करती है वो हुपला उसके कितना आधा खेलती है। लिखा हुआ है The number of times she played hupla is half the number of rides she had on the giant wheel। मतलब वो giant wheel पर जितना राइड करती है उसके आधा कितना टाइम्स खेलती है, हुपला उसके आधे टाइम्स खेलती है। If each ride cost 3, मतलब प्रत्येक जो राइड है वो कितने रुपए का है, 3। And a game of hupla cost 4, और जो हुपला खेलने का कॉस्ट है वो कितना है, 4 रुपीज। How would you find the number of rides she had and how many times she played hupla provided she spent 20 rupees। हमें कह रहा है कि अगर उसने इस पूरे उसमें मतलब हुपला खेलने में और जाइंट व्हील पर राइड करने में 20 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो हमें बताना है उसने कितने टाइम्स हुपला खेला और कितने टाइम्स उसने जाइंट व्हील पर क्या क्या राइड किया। तो इसे बताने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं। पहला, एक जाइंट व्हील पे राइड करना और दूसरा हुपला खेलना। तो हम मान लेते हैं इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दो वेरिएबल मान लेंगे, ठीक। हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड जाइंट व्हील इज एक्स, ठीक। हमने मान लिया कि वो जाइंट व्हील पर राइड करती है, जितने बार राइड करती है वो कितना है, एक्स है, ठीक। और दूसरे में हमने मान लिया एंड नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज एक्स वाई, ठीक। हमने दो मान लिया। वो जाइंट व्हील पर जितना राइड करती है वो कितना मान लिया हमने, एक्स। और नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, और वो जितनी बार हुपला खेलती है उसको क्या मान लिया हमने, वाई, ठीक। तो हम देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट। हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, The number of times she played hupla is half the number of rides she had on the giant wheel। वो जितनी बार हुपला खेलती है, हुपला को क्या मान लिया हमने, नंबर ऑफ टाइम्स को क्या माना था, हुपला के नंबर ऑफ टाइम्स को y माना था। तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। मतलब वो जितने बार जाइंट व्हील पर राइड करते उसके कितना है, आधा। तो जाइंट व्हील को क्या माना था हमने, x, इसके क्या है, आधा, ठीक। आपको ये समझ में आया, ये हो गया हमारे क्या, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो आपको ये स्टेटमेंट से क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। वो जितनी बार हुपला खेलती है, हुपला के नंबर ऑफ टाइम्स को क्या माना है हमने, वाई। तो जितनी बार हुपला खेलती है वो जाइंट व्हील पर राइड करने कितना है, आधा है, हाफ है। तो वही लिखा है मैंने, वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स, ठीक। अब देखते हैं जो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। इफ ईच राइड कोस्ट 3 एंड गेम ऑफ हुपला कोस्ट 4। अगर प्रत्येक राइड कितने का है, 3 रुपए का, और जो हुपला गेम का कोस्ट है वो कितना है, 4 रुपए, ठीक। और वो उसने पूरे उसमें कितना खर्च किया है, 20 रुपए। तो हमने इसे कैसे बनाएंगे, देखिए 3 रुपए किसका कोस्ट है, जाइंट व्हील पर राइड करने का। तो हमने मान लिया 3x प्लस 4 रुपए किसका कोस्ट है, हुपला खेलने का, तो 4y, ठीक। हमने मान लिया कि 3 रुपए देकर उसने x टाइम्स क्या खेला, x टाइम्स राइड किया उस पे जाइंट व्हील पे, ठीक।
और 4 रुपए देकर उसने y टाइम्स क्या किया, हुपला गेम खेला। ये इस पूरे उसमें कितने रुपए उसने खर्च किए, 20 रुपए। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो आपने देखा कि इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझिए, देखिए हमारे पास दो चीजें दी हुई थी, एक जाइंट व्हील पर राइड करना और दूसरा हुपला गेम खेलना। तो हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड जाइंट व्हील, वो जितनी बार जाइंट व्हील पर राइड करती है उसको हमने कितना मान लिया, x, और वो जितनी बार हुपला खेलती है उसको क्या मान लिया हमने, y। अब हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ था, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। मतलब वो जितनी बार हुपला खेलती है वो जाइंट व्हील पर राइड करने के आधे के बराबर है। तो हमने लिख दिया, हमने क्या माना था, हुपला को, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हुपला को क्या माना था, प्ले उसने जो खेला था y माना था। तो वो राइड करने कितना है, आधा है, तो वही लिखा है y इज इक्वल टू हाफ एक्स। अगले में कह रहा है कि जो राइड करने का कॉस्ट है वो कितना है, 3 रुपए, और हुपला खेलने का कॉस्ट कितना है, 4 रुपए। तो हमने मान लिया कि 3 रुपए से उसने x टाइम्स क्या किया, राइड किया, और 4 रुपए देकर y टाइम्स उसने क्या किया, हुपला खेला। इस पूरी उसमें जर्नी में उसने कितने रुपए दिए, 20 रुपए। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये तो ऐसे हम फॉर्म करते हैं इक्वेशंस को। इसे सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम ग्राफ के जरिए उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ये पढ़ना है हमें। तो इसमें पहले दो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। तो इनके बारे में जानते हैं। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, देखिए अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उनका सॉल्यूशन आ रहा है, कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब x और y की वैल्यू कम से कम एक आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसे कहेंगे, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, मतलब दो इक्वेशंस दी हुई है, लेकिन उनमें से किसी का क्या सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब x और y की वैल्यू नहीं आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। देखिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम कितना, एक सॉल्यूशन हो, उसको क्या कहेंगे हम, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, मतलब ऐसा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक, हमने पहले क्या जान लिया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। अब कंसिस्टेंट में क्या था, जिनमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। और तीसरा है नो सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन जानने से पहले हम इनके ग्राफ को देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसे कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक, और आपने उसका ग्राफ बनाया और ग्राफ किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ। देखिए इसी पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब इस दो इक्वेशन से क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। कितनी बार कट कर रहे हैं, एक बार, तो इसलिए क्या होता है ये यूनिक सॉल्यूशन। मतलब दो इक्वेशंस का अगर हमने ग्राफ बनाया और वो एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास सेकंड, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, आप जब ग्राफ बनाएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के इक्वेशन का, तो दो जो इक्वेशन दो ग्राफ बनेंगी, वो क्या होंगी, एक दूसरे पर क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी। आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइन के ऊपर क्या है, रेड लाइन, तो ये एक के ऊपर एक है। ठीक, अगर पूछा जाए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि क्या है, एक के ऊपर एक है, तो इंटरसेक्ट तो इनफाइनाइट टाइम्स कर रही है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ठीक, तो ये था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अब ये दोनों क्या है, आपका कंसिस्टेंट है। ठीक, ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि कम से कम इनमें क्या, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर, तो इन दोनों क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। किसको, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को। अब आते हैं हमारे पास तीसरा जो होता है इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, ये कहीं भी आपको लग रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है।
तो ये एक जगह भी क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब आता है, और नो सॉल्यूशन कब आता है। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, द ग्राफ्स हैव वन पॉइंट इन कॉमन, इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट क्या है दोनों में, कॉमन है। देखिए जैसे इसमें क्या था, एक पॉइंट इन दोनों में क्या है, कॉमन है, और एक बार क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। अगला है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है, द ग्राफ कोइंसिडेंट दैट इज दे हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट इन कॉमन। अब जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, एक के ऊपर एक होता है, तो मतलब इसमें जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए उसके सॉल्यूशंस भी कितने आते हैं, इनफाइनाइट। तो आप एक ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं और यूनिक सॉल्यूशन को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक, अब जो हमारे पास अगला है वो है नो सॉल्यूशन। द ग्राफ आर पैरेलल दैट इज दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। जो नो सॉल्यूशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैरेलल बनता है, और उसमें एक भी क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अब हमारे पास मान लीजिए दो इक्वेशन दी हुई है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन मान लिया हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, हमने मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक, ये दो इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम इनके कोफिशिएंट को देखकर कैसे बताएंगे कि ये दो इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशंस होंगे, या ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये देखिए कैसे बताते हैं हम। सबसे पहले आते हैं हमारा फर्स्ट जो है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन, या उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक, जैसे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y 3x इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है वो 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई है। अगर हम इसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाल, देखिए a1 क्या है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है माइनस का 2 और b2 है प्लस का 4, ये है। अब देखिए 1 अपॉन 3 ये कितना आएगा 1 अपॉन 2 माइनस का, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की। देखिए अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, जो क्या होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, अगर देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो वो क्या किसकी कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की। मतलब लाइन जो होंगे वो क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, एक के ऊपर एक होंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 अपॉन a2 निकाले तो कितना है 2/4, b1 अपॉन b2 निकाले तो कितना है 3/6, और c1 अपॉन c2 निकाले तो कितना है माइनस का 9 अपॉन माइनस का 18, ये है। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें 1 अपॉन 2, ये भी कितना आएगा 1 अपॉन 2, और ये भी कितना आएगा माइनस से माइनस खत्म 1 अपॉन 2, तीनों क्या रहे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, मतलब तीनों क्या है बराबर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या आ गए बराबर। देखिए इस कंडीशंस में तीनों जो कॉफिशिएंट होते हैं वो बराबर क्यों आते हैं, आपको पता है कि ये एक जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, एक के ऊपर एक होता है, मतलब कोइंसिडेंट करते हैं, मतलब एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, मतलब कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे सेम, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ठीक, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है नो सॉल्यूशंस। हम देखते हैं कि नो सॉल्यूशंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होते हैं नो सॉल्यूशंस। देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए अगर इनके कॉफिशिएंट को ले तो a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 2/4 और c1/c2 कितना है c1/c2 है -4/-12 ये है। अब देखिए अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो ये आएगा 1/2, ये कितना आएगा माइनस से माइनस खत्म, ये कितना आएगा 1/3 ये आएगा। तो देखिए इसमें a1/a2 और b1/b2 क्या रहे बराबर, लेकिन c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं हम नो सॉल्यूशंस या पैरेलल लाइन। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यूनिक सॉल्यूशन में कैसी लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में कोइंसिडेंट लाइन, और नो सॉल्यूशंस में पैरेलल लाइन। तो ये थे आपके पास कंडीशंस कि अगर हमारे पास कॉफिशिएंट दिए हो तो उनसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का होगा, यूनिक सॉल्यूशंस का होगा या नो सॉल्यूशंस का होगा। तो ये आई होप आपको ये सब समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड से इनके इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।